हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ? राइट, इन द मॉर्निंग वी गेट अप, वी ब्रश आवर टीथ, वी यूज द टूथब्रश, it's a polymer, we use the toothpaste, again a chemical compound, we bathe, we wash our face, we use the soap, we use the shampoo, we use the face wash. All these are nothing but gifts of chemistry to us. We eat the food, whatever we add to it, preservatives, different coloring agents, different synthetic flavors are used. So all these are nothing but products of chemistry. We are sitting in a room, suppose it's been built up by using cement, आयरन, तो ये सब क्या है? दीज आर नथिंग बट गिफ्ट्स ऑफ केमिस्ट्री टू अस। हमारी हर वॉक ऑफ लाइफ में केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है, उनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट एस्पेक्ट विच वी विल बी डिस्कसिंग इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री एज ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स एंड मेडिसिन क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स ही हैं। When ingested, when introduced into the body, they affect the macromolecules of which our body is made up, and they induce some biological response. All such chemicals are called as drugs. Whereas ऐसे केमिकल्स जो इंड्यूस करते हैं इफेक्ट, अगर वो इफेक्ट थेरेप्यूटिक होता है या हीलिंग इन नेचर होता है, बॉडी के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, तो उन ड्रग्स को हम कहते हैं मेडिसिन। हम जब भी बीमार पड़ते हैं, वी रिजॉर्ट टू टेकिंग मेडिसिन। दे आर नथिंग बट केमिकल कंपाउंड्स ओनली, गिफ्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इन केमिकल्स का जब यूज किया जाता है फॉर इंड्यूसिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन द बॉडी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। यूज ऑफ केमिकल्स एज थेरेप्यूटिक टू इंड्यूस थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज कीमोथेरेपी। तो अब इन ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, हमें डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ब्रॉड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बिहाफ पे ड्रग्स और मेडिसिन को क्लासिफाई किया जा सकता है, ये हमें ब्रॉड क्राइटेरिया डिस्कस करना है। 4 criteria have been given. The first one being on the basis of pharmacological effect. फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट यानी किस तरह का इफेक्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है। सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे, यदि हमारी बॉडी में कहीं पेन होता है तो हम पेन रिलीविंग मेडिसिन लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज एनाल्जेसिक्स। यदि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर होता है, तो वी रिजॉर्ट टू टेकिंग मेडिसिन विच विल रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक मेडिसिन। तो इस तरह से फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट के बिहाफ पे डिफरेंट कैटेगरीज में हम मेडिसिन को क्लासिफाई कर सकते हैं। The second criteria of classification is on the basis of drug action. On the basis of drug action यानी drug action body के किस process पर होता है। There are a number of biological processes going on in the body simultaneously. एक particular medicine सभी को नहीं influence करती है, एक particular process को influence करती है। तो on the basis of drug action also we classify the drugs. एक example दे रखा है इसका, the most common one used is antihistamines. जो हिस्टामिन्स के एक्शन को सप्रेस करे, दे आर द एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ब्रॉड केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटी होती है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिकल होता है, केवल एल्काइल चेन में डिफरेंस होने पर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनके जो इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं वो आइडेंटिकल होने की वजह से उनका बॉडी पर इंफ्लुएंस भी सिमिलर होता है। तो उन सबको जिनके पास बेसिक हम कह सकते हैं एक तरह से फंक्शनल ग्रुप या कुछ ऐसा कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर हो, उन सबको हम एक साथ क्लासिफाई कर देते हैं इनटू वन क्लास। वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ग्रुप बेसिक ग्रुप सेम है, तो उनका बॉडी पर इंफ्लुएंस भी कैसा रहता है? सिमिलर, ऑल्दो दे मे बी डिफरेंट कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द एल्काइल चेन। द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। बॉडी के मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स क्या क्या होते हैं? दे आर मोस्टली योर प्रोटीन्स, योर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। दीज आर द कॉमन टारगेट्स ऑन विच द ड्रग्स हैव सम एक्शन। उस बिहाफ पे भी हम ड्रग्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। आफ्टर द ब्रॉड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, नाउ वी डिस्कस ड्रग टारगेट इंटरेक्शन टेकिंग 2 मेन टारगेट्स। पहला टारगेट जिन पर ड्रग्स एक्शन करते हैं, दे आर द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। और दूसरा टारगेट रिसेप्टर्स। तो पहले अपन बात करेंगे एंजाइम्स और ड्रग्स का इंटरेक्शन किस तरह का होता है। उससे पहले हम बात करें एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट।
बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक चल रहे होते हैं, all the metabolic activities of the body are catalyzed by biological catalysts which we know as enzymes. ये enzymes basically they are nothing but proteins in nature. ये proteins ही होते हैं. इनका एक्शन किस तरह से होता है? एंजाइम्स की कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है. इन दैट स्ट्रक्चर देयर आर सम साइट्स व्हिच आर नोन एज द एक्टिव साइट. हर पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट की कुछ पर्टिकुलर शेप होती है और एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही उसमें आकर फिट इन हो सकता है. जस्ट लाइक लॉक एंड की, एक लॉक में एक ही की फिट इन हो सकती है. तो उसी तरह से कुछ एक्शन रहता है इसका लॉक एंड की लाइक अरेंजमेंट. जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पर जो भी सबस्ट्रेट है वो आके अटैच होगा. द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस अट्रैक्टिव फोर्सेस. दे कैन बी say formation of ionic bond or dipole-dipole attraction or hydrogen bonds or maybe even van der Waals forces of attraction. So these are the different forces which hold the enzyme and the substrate together. फिर उस substrate में जो भी change होना है वो होगा and once it converts to the products detach themselves from the enzyme. Enzyme is again free to be reused. यही होता है catalyst. रिएक्शन में पार्टिसिपेट इस तरीके से करता है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन अनचेंज वो वापस रीऑब्टेन कर लेते हैं. तो सबस्ट्रेट आया, अटैच हुआ, इट कन्वर्ट्स टू द प्रोडक्ट, इट डिटैचेस एंड द एंजाइम इज फ्री टू बी रीयूज्ड. ये इसी तरह से कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं. अब मेडिसिन या ड्रग्स किस तरह से एंजाइम एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती हैं? हमें बात करनी है केवल एंजाइम इनहिबिटर्स की. एंजाइम्स के एक्शन को जहां भी हमें इनहिबिट करना होता है तो हम कुछ मेडिसिन यूज करते हैं. हाउ दे वर्क? देयर आर सम मेडिसिन which resemble the natural substrate which is going to bind on the particular enzyme. और वो क्या करती हैं ड्रग्स? दे compete with the natural substrate. नेचुरल सबस्ट्रेट को नहीं बाइंड होने देती है एंजाइम के एक्टिव साइड से, खुद पहले जाकर बाइंड हो जाती है. दे compete with the natural substrate and preferentially they themselves bond to the active site of enzyme. Once they bond, they are not detached. They block the active site of the enzyme. फिर आगे वो एंजाइम कभी रीयूज हो नहीं सकता. इस तरह की एक्शन शो करने वाली मेडिसिन को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. Whereas कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, they don't compete with the natural substrate. कोई कंपटीशन नहीं है. They don't bind to the active site itself. वो कहाँ ज्वाइन करती है? एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पर जाकर ड्रग्स अटैच होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. तो the drug goes and bonds conveniently to the allosteric site. But once the drug bonds to the allosteric site, the shape of the active site gets changed. अब एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो गई तो जो नेचुरल सबस्ट्रेट है इट कैन नॉट आइडेंटिफाई द एंजाइम एंड द एक्शन ऑफ एंजाइम इज सप्रेस्ड. इस तरह के ड्रग्स को हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. कॉम्पीट नहीं कर रहे नेचुरल सबस्ट्रेट से, अपनी कन्वीनियंस से अपने हिसाब से एलोस्टेरिक साइट से बॉन्ड हो रहे हैं. तो दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन इन सच अ मैनर. तो ये तो हो गया कि एंजाइम्स को किस तरह से मेडिसिन इन्फ्लुएंस करती हैं, उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है. We move on to the next macromolecular target, that is the receptors. अब पहले बात करेंगे receptors होते क्या हैं. Receptors are nothing but globular proteins. Where they are found? सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, every cell is surrounded by a cell membrane. The cell membrane is actually a phospholipid double layer. और इस डबल लेयर में बीच बीच में फ्लोट करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स. इन रिसेप्टर्स का एक एंड तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ओपन होता है और यहाँ एक साइट होती है जिसे हम रिसेप्टर साइट या इस रिसेप्टर की एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट इस तरह से बोलते हैं. और इस रिसेप्टर का जो दूसरा एंड होता है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेल. अब इनका एक्शन कैसे होता है? कोई भी स्टिमुलस जनरेटिंग सब्सटेंस, केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली हम उन्हें कहते हैं, वो अगर विसिनिटी में सेल के अराउंड प्रेजेंट है तो दे विल कम एंड बॉन्ड टू द रिसेप्टर साइट, बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड दैट केमिकल मैसेंजर विल कन्वे सम मैसेज टू दिस ग्लोबुलर प्रोटीन. उस मैसेज को ये कन्वे करेगा टू द इंटीरियर ऑफ द सेल एंड देन द सेल फंक्शंस अकॉर्डिंगली. तो इस तरह से मैसेज सेंडिंग में इनका रोल होता है. सबसे कॉमन अपन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं. न्यूरॉन्स में एक की एंडिंग और दूसरे की बिगनिंग
बीच में गैप होता है, केमिकल मैसेंजर्स एक एंड से जनरेट होते हैं जो कि दूसरे न्यूरॉन के एंड को मैसेज कन्वे करते हैं। तो मैसेज कन्वेयंस में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ड्रग्स को यदि इन्फ्लुएंस करना है इन रिसेप्टर्स को तो किस तरह से? अगेन ड्रग्स भी दो तरीके से। देयर आर सम ड्रग्स विच मिमिक द नेचुरल मैसेंजर एंड दे एक्टिवेट द रिसेप्टर। ड्रग्स गोज केमिकल मैसेंजर को जुड़ने नहीं देगा, यहाँ पे खुद यहाँ पे आके बाइंड होगा एंड इट विल एक्टिवेट द रिसेप्टर एंड अकॉर्डिंगली द मैसेज ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस। मैसेज ट्रांसमिशन को एनहेंस करने के लिए इस तरह की ड्रग्स यूज करते हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज द एगोनिस्ट ड्रग्स। Whereas there are some drugs which will bind to the receptor site and they will inhibit the natural messenger from joining to it. They will block the active site completely. Receptor site को block कर देते हैं so that the conveyance of messages is suppressed. इस तरह की ड्रग्स को कहा जाता है एंटेगोनिस्ट ड्रग्स। जनरली हम पेन किलर्स या पेन रिलीवर्स में इस तरह की मेडिसिन को यूज करते हैं। क्यों? कि जैसे हमारे को चोट लगी, कहीं भी चोट लगती है तो हमें पता कैसे चलता है दर्द हो रहा है? वो मैसेज वहां से कन्वे होता है टू द ब्रेन। ब्रेन इंटरप्रेट्स दैट यस दिस ऑर्गन या दिस पोर्शन ऑफ द बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम सम पेन। हम क्या करते हैं? पेन किलर्स लेते हैं। पेन किलर्स उस मैसेज कन्वेयंस को ही ब्लॉक कर देते हैं सो दैट वी स्टार्ट फीलिंग कि हमारा पेन नहीं हो रहा है। तो दिस इज हाउ दे वर्क। अब ये तो ब्रॉड अपन ने दो क्राइटेरिया पढ़ लिए, दो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स पढ़ लिए जिनको ड्रग्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हमें डिफरेंट थेरेपेटिक इफेक्ट्स पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़ना है। ब्रॉडली 5 कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली एंटासिड्स, उसके बाद एंटीहिस्टामिन्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। सो नाउ वी टेक देम वन बाय वन। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स we'll discuss is antacids. We know HCl is produced in the stomach. Why? Because the pH in the stomach has to remain acidic. क्यों acidic रहना चाहिए? क्योंकि जो enzymes stomach में act करते हैं on the food, they can act only if the medium is acidic. So if the medium turns basic, the HCl is produced to again make it acidic. तो stomach का pH acidic maintain करने के लिए HCl generate होता है in a proper required amount. But sometimes what happens, a larger than required amount of HCl is produced in the stomach. उससे क्या होगा? It will dissolve the mucous lining of the stomach and attack the wall of the stomach, leading to the formation of ulcers. तो वो एक बहुत painful condition हो जाती है। तो इसलिए acid अगर stomach में excess हो जाता है तो we have to neutralize it. Production of excess acid is called as acidity. उसको रेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं मेडिसिन विच आर एंटासिड। अब एसिड है, न्यूट्रलाइज करना है, मोस्ट कॉमन थिंग इज एडाबेस। तो इनिशियली यूज किया जाता था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बट लेटर ऑन द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वॉज प्रेफर्ड। इसका रीजन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन द मीडियम इन द स्टमक। तो ये क्या करेगा? कंप्लीटली सोल्यूबल होने की वजह से एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा एंड इफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज टेकन इट टेक्स द पीएच टू द बेसिक साइड। अब पीएच बेसिक होते ही क्या होगा? स्टमक में एंजाइम्स फंक्शन नहीं कर सकते एंड देन द स्टमक विल गेट द स्टिमुलस, प्रोड्यूस मोर एसिड। एज अ रिजल्ट टेम्पररी रिलीफ तो मिला, लेकिन और ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से वापस ये और मैग्नीफाई हो जाती है प्रॉब्लम। तो इसलिए बेटर प्रेफर क्या किए जाते हैं? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या करेंगे? इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती, दे डू नॉट डिसॉल्व मच, सो दे ओनली न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड दे डू नॉट इंक्रीज द पीएच टू द एल्कलाइन लेवल। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसलिए ये बेटर प्रेफर्ड एंटासिड्स की तरह यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अब स्टमक में HCl बनना कैसे स्टिमुलेट होता है? हिस्टामिन्स कुछ कंपाउंड्स होते हैं प्रोड्यूस इन द बॉडी, बहुत सारे अलग अलग हिस्टामिन्स होते हैं जो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। वन टाइप ऑफ हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग एंड एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स ऑफ द स्टमक वॉल, और ये हिस्टामिन्स ये स्टिमुलस जनरेट करते हैं जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन स्टमक में होता है। ठीक है, अगर हिस्टामिन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो वो रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेंगे और मैसेज कन्वे करेंगे टू प्रोड्यूस एसिड, लार्जर अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो लॉन्ग टर्म एसिडिटी
इन हिस्टामिन्स के एक्शन की वजह से होती है। इसको हम टेम्परेरीली सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड से पूरा क्योर नहीं कर सकते। सो वी हैव टू रिजॉर्ट टू सर्टेन अदर मेडिसिन जो कि क्या करती हैं, दे गो एंड बाइंड टू द रिसेप्टर्स। जहां हिस्टामिन बाइंड होने वाले थे, हिस्टामिन की जगह वो ड्रग्स बाइंड हो जाती हैं, सो दैट द हिस्टामिन इज नॉट एबल टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड एसिडिटी इज रेगुलेटेड। इस तरह की एंटीहिस्टामिन्स जो इस हिस्टामिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, दे आर, वन इज सिमेटिडीन, कमर्शियल नेम इसका टेगामेट होता है, और दूसरा है एंटीहिस्टामिन रेनिटिडीन, कमर्शियल नेम ज़ेंटेक के नाम से ये सेल होता है। तो ये दो कंपाउंड इस तरह के हैं जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस करने का स्टिमुलस देने वाले हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन का स्ट्रक्चर भी हमें ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। दिस इज योर हिस्टामिन। Then the next category we come to is antihistamine drugs. अभी हमने बात करी जस्ट हिस्टामिन्स की। हिस्टामिन एक्चुअली क्या है? वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स होते हैं और इनके अलग अलग इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक तरह की बात करी कि ये हिस्टामिन HCl का प्रोडक्शन स्टमक में स्टिमुलेट कर रहे थे। कुछ हिस्टामिन्स ऐसे होते हैं विच कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, तो उनकी रिसेप्टर साइट अलग होगी। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्रोंकाई में, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं हिस्टामिन्स, रेगुलेट करते हैं हिस्टामिन्स। कुछ हिस्टामिन्स हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, वेसोडायलेटर्स, ब्लड वेसल्स जो उनको एक्सपैंड करते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड उसमें रेगुलेट करते हैं। तो हिस्टामिन्स बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स वो होती हैं जो इन हिस्टामिन्स के एक्शन को इनहिबिट करती हैं। जैसे हमें अगर कुछ एलर्जिक इन्फ्लुएंस हो जाता है, नेसल कंजेशन वगैरह होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है एलर्जी वगैरह के कारण, वो किस लिए होती है? हिस्टामिन का एक्शन बढ़ गया, ये हमारे एल्वियोलर सैक्स को कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट एक्सहेल हम ज्यादा कर रहे हैं, इनहेल नहीं कर पा रहे, तो हमारे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन दैट केस वी टेक एंटीहिस्टामिन्स जो उन रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं जहां की ये हिस्टामिन्स बाइंड होने वाले थे। तो मसल्स को, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन का जो सिग्नल मिल रहा था बहुत फ्रीक्वेंटली, अब वो सप्रेस हो जाएगा एंड आवर ब्रीदिंग बिकम्स नॉर्मल। इस तरह के एंटीहिस्टामिन्स हैं ब्रोमफेनिरामिन, टर्फेनाडीन। ब्रोमफेनिरामिन इज सोल्ड कमर्शियली एज डैंटेप एंड टर्फेनाडीन इज सोल्ड एज सेल्डिन। ये इनके कमर्शियल नेम्स दे जाते हैं। अब हमने यहाँ भी बात करी कि ये भी हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट कर रही हैं और ये भी इन हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट कर रही हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिसेप्टर्स जिनको ये टारगेट कर रही हैं वो इन दोनों ड्रग्स के डिफरेंट है। ये स्टमक की वॉल के रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं और ये अदर साइड्स के रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं। ये हो गए हमारे सेकेंड कैटेगरी एंटीहिस्टामिन्स। द थर्ड कैटेगरी इज न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव मीन्स नाम से ही पता चलता है समथिंग रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम, समथिंग रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस। इस तरह की चीजें जो होती है वो यहाँ न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स में हम एक साथ कंपाइल करते हैं। इनको फर्दर कैटेगराइज करेंगे हम। पहली कैटेगरी बात करेंगे ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर इन जनरल दे सप्रेस आवर नर्वस सिस्टम, दे स्लो डाउन द ट्रांसफरेंस ऑफ मैसेजेस एंड अल्टीमेटली दे पुट द पर्सन टू स्लीप। कब यूज किए जाते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स आर यूज व्हेनेवर अ पर्सन सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स, तब हम ये यूज करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। कैसे? स्ट्रेस और एंजाइटी, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ाई करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, रात को हम कर रहे हैं, वी बिकम स्ट्रेस, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, तो बेस्ट थिंग क्या है? क्लोज द बुक्स, गो ऑफ टू स्लीप। इन द मॉर्निंग यू गेट अप, यू विल बी रिफ्रेश्ड एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन। लेकिन क्या होता है जब स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, तो पर्सन इवन इफ ही और शी वांट्स टू गो ऑफ टू स्लीप इज नॉट एबल टू स्लीप। इन दैट केस वी हैव टू रिजॉर्ट टू द मेडिसिन। फिर ये ब्लड प्रेशर वगैरह को, हाइपरटेंशन को भी रेगुलेट करने के लिए कुछ हद तक यूज किए जाते हैं। कॉमन ट्रैंक्विलाइजर यूज आर क्लोरडाइएजिपोक्साइड, मेप्रोबेमेट, इक्वानिल। इक्वानिल बहुत कॉमन, डिप्रेशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। बार्बिट्यूरेट्स यूज किए जाते हैं कुछ। बार्बिट्यूरेट्स क्या है? बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स।
There are 5 different barbiturates: veronal, amytal, seconal, luminal and nembutal. पूछा जाता है which are the hypnotic or the sleep inducing barbiturates. तो ये नेम्स हमें सारे याद रखने पड़ेंगे. तो ये सब कॉमन ट्रैंक्विलाइजर है. इसके अलावा वेलियम एंड सेरोटोनिन आर ऑल्सो यूज्ड एज ट्रैंक्विलाइजर्स. अब क्या होता है कि इन ट्रैंक्विलाइजर्स का मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, बहुत सारा. हमें एक एग्जांपल पढ़ना है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का. क्या होता है, हमारा मूड रेगुलेट होता है बाय हार्मोन्स एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, दे रेगुलेट आवर मूड. अब नॉर एड्रेनालिन का जब तक बॉडी में एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रहता है तो हमारा मूड भी नॉर्मल रहता है. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर एड्रेनालिन डिक्रीजेस वी स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड. और उस कंडीशन में हमें डिप्रेशन से निकालने के लिए रिस्टोर करना है नॉर एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन. होता क्या है, प्रोडक्शन तो नॉर एड्रेनालिन का हो रहा है बॉडी में, लेकिन वो एंजाइम जो इस नॉर एड्रेनालिन का डीकम्पोजिशन करता है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. ड्यू टू दिस नॉर एड्रेनालिन का डिटेरियोरेशन या डीकम्पोजिशन रैपिडली होने लगता है और बॉडी में इसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है. तो हम यूज करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. एप्रोनेजेड, सिनर्जिन कॉमन एंटी डिप्रेसेंट है. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करते हैं, दे बाइंड टू द एंजाइम एंड ब्लॉक इट्स एक्टिविटी. कौन सा एंजाइम, विच वॉज कॉजिंग द डीकम्पोजिशन और द डिटेरियोरेशन ऑफ द नॉर एड्रेनालिन हार्मोन. एज अ रिजल्ट धीरे धीरे क्या होगा, नॉर एड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बॉडी में ऑप्टिमम आ जाएगा और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल होते ही हम भी डिप्रेस्ड फील करना बंद कर देंगे. तो इस तरह से न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, ट्रैंक्विलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट एक्ट करते हैं. The next category of neurologically active drugs is analgesics. Analgesics are pain relievers. They relieve or abolish the pain without causing any impairment in consciousness, without causing any mental confusions, etc. तो ये पेन रिलीव करने के लिए लिए जाते हैं. इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं into non-narcotic analgesics. Non-narcotic are the non-addictive analgesics. इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्पिरिन and paracetamol. The structures we have to remember. Aspirin also, in fact both of them also possess the property of reducing body temperature. तो इनको antipyretics की तरह भी काम में लिया जाता है. Aspirin actually stops या limits the synthesis of prostaglandins. Prostaglandins वो compounds है जो tissues का inflammation cause करके pain का cause होते हैं, तो उनका production suppress करता है and release pain. एंटीपायरेटिक भी है ये दोनों ही. इसके अलावा एस्पिरिन में ब्लड थिनिंग कैपेसिटी भी होती है, इसलिए ये हार्ट अटैक में भी यूज किया जाता है. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एनाल्जेसिक इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक. नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर द एडिक्टिव एनाल्जेसिक. इनका यूज बहुत ही केयरफुली अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर ही किया जाता है. क्यों? क्योंकि अगर इनकी डोज ज्यादा ले ली जाए तो द पेशेंट विल गो इनटू द कंडीशन ऑफ स्टूपर and he might go into the coma, he might get convulsions, ultimately it can also lead to the death of the patient. तो इसलिए इन्हें बहुत केयरफुली यूज किया जाता है. ये तब यूज होते हैं जब एक्यूट पेनफुल कंडीशन से पेशेंट सफर कर रहा हो. एक्यूट पेनफुल कंडीशंस पोस्ट ऑपरेटिव पेन होते हैं, टर्मिनल कैंसर के जो पेन होते हैं, कार्डियक अरेस्ट के दौरान जो पेन होता है, अनबेरेबल पेन्स को क्योर करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स का मेडिसिनल यूज होता है. एग्जाम्पल्स आर मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोडीन. इनमें बेसिक सिस्टम, रिंग सिस्टम्स जो है वो सिमिलर है. डिफरेंस क्या है, मॉर्फिन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, whereas in heroin instead of OH we have the OAC group, and in codeine one OH is there, in place of the other OH we have the OCH3 group attached. तो ये इनमें स्ट्रक्चर में क्या बेसिक सिमिलैरिटी है वो हमें पता होनी चाहिए. This is all regarding the neurologically active drugs. The next category of drugs is antimicrobial drugs. Antimicrobial नाम से ही पता चलता है against the microbes. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उन्हें किल करते हैं. इन्हें फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं into 3 categories. The first we'll be discussing is antibiotics. एंटीबायोटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए. They are the substances produced wholly or partly by chemical synthesis which in low concentration inhibit the growth or destroy the microorganisms by intervening in their metabolic processes. तो ये या तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उन्हें किल करते हैं. दे आर प्रोड्यूस होली और पार्टली बाय केमिकल सिंथेसिस. इसका क्या मतलब हुआ,
कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं एंटीबायोटिक्स जो पूरा लैब में ही सिंथेसाइज की जाती है, तो दे आर कंप्लीटली सिंथेटिक, whereas there are others which are actually compounds derived from other living organisms, और उन कंपाउंड्स को थोड़ा प्रोसेस करके फिर हम यूज करते हैं, तो वो पार्टली सिंथेसाइज्ड हम उन्हें कह देते हैं। अब एंटीबायोटिक्स, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट पॉल अर्लिच, ही गॉट द आइडिया कि आर्सेनिक जो ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक है, अगर लोअर कंसेंट्रेशन में उसका यूज करें तो इट माइट बी एबल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। सो ही कैरिड आउट द स्टडी ऑन आर्सेनिक रिलेटेड कंपाउंड्स, और सबसे पहले उन्होंने खोज करी मेडिसिन अर्सफिनामिन की, जिसे सलवर्सन के नाम से भी जाना जाता है। आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड है, माइक्रोबियल ग्रोथ को ये माइक्रोब्स को ये किल करता है, टॉक्सिक टू द माइक्रोब्स, एंड लोअर डोजेस में इट वाज नॉट टॉक्सिक टू द ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था यूज इसी का स्टार्ट हुआ था। Then he got the idea कि आर्सफिनामिना में या आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स में there is AS डबल बॉन्ड AS, आर्सेनिक आर्सेनिक डबल बॉन्ड। इसी तरह का डबल बॉन्ड एजोडाइज में पाया जाता है नाइट्रोजन एटम्स के बीच में, N डबल बॉन्ड है। So he said if there is some structural similarity, maybe properties में भी कुछ सिमिलैरिटी हो, तो एजोडाइज और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स की भी स्टडी उन्होंने स्टार्ट की, एंड फाइनली द कंपाउंड प्रोंटोसिल वाज डिस्कवर्ड। प्रोंटोसिल वाज आल्सो यूज्ड एज अ एंटीबायोटिक। उसके अलावा प्रोंटोसिल की जब स्टडी की गई तो पाया गया दैट इट कन्वर्ट्स इन द बॉडी टू सल्फानिलमाइड। इसका मतलब सल्फा ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फा ड्रग्स की इससे डिस्कवरी हुई धीरे धीरे कि भाई सल्फा ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली उन्हीं पर और कंपाउंड्स पे स्टडी करके द सल्फा ड्रग्स वर डिस्कवर्ड। सल्फा ड्रग्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव या कॉमनली यूज हुआ था सल्फापिरिडीन। इसके बाद लेटर ऑन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नाम के फंगस से ऑब्टेन करा कंपाउंड पेनिसिलिन, एंड दिस इज सपोज टू बी, कॉमन मैन से पूछे फर्स्ट एंटीबायोटिक सभी बोलते हैं पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर करी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट prominent ones which we started using. तो पेनिसिलिन was also extensively used as an antibiotic. अब ऑफ कोर्स धीरे धीरे स्टडी जैसे जैसे एडवांस हुई तो हमारे पास बहुत सारी अलग अलग वेरिड एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। एंटीबायोटिक्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल, साइडल वर्ड मतलब किलिंग, साइडल मीन्स किलिंग, बैक्टीरिया को ये किल कर देते हैं। तो बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स कॉमन एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन, aminoglycosides and ofloxacin. Whereas there are other antibiotics which do not kill the bacteria, they only inhibit the multiplication of the bacteria. तो उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक के कॉमन एग्जांपल्स हैं एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड फ्लोरामफेनिकोल। Antibiotics are also classified on the basis of their range of action या spectrum of action अपन कहते हैं उससे। Actually क्या होता है, बैक्टीरिया जितने भी है they are classified into two broad categories, gram positive bacteria and gram negative bacteria। अब एंटीबायोटिक्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? पहली कैटेगरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, these are those which act on both gram positive bacteria as well as gram negative bacteria। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एंटीबायोटिक्स क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एक्सेट्रा, जो हम डे टू डे लाइफ में कॉमनली यूज करते हैं, वो सभी एंटीबायोटिक लगभग इस कैटेगरी में आती है। द सेकेंड वन इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम वो which can act on either gram positive bacteria or gram negative, they will not act on both। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन का ही एक अलग स्ट्रेन होता है पेनिसिलिन जी which has narrow spectrum activity। Third category is the limited spectrum antibiotics। Limited spectrum antibiotics are those which are highly specific in their action, they act on only one particular type of bacteria or one particular type of cells we can say। One of the example is dicydezirine। Dicydezirine is an antibiotic which can kill a particular strain of the cancerous cells। तो कुछ पर्टिकुलर कैंसर के टाइप होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। ये तो हो गई एंटीबायोटिक्स। अब एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की सेकेंड कैटेगरी आती है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होती हैं? दे आर ऑल्सो यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट इंजेस्टेड और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, दे आर ओनली अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द कट्स एंड वुंड्स। हमें जब भी चोट लग जाती है तो हम एंटीसेप्टिक से उसे क्लीन करते हैं वुंड को। कॉमन एंटीसेप्टिक यूज इज
फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन ऑइंटमेंट जो अक्सर हम घरों में रखते हैं। इसके अलावा डेटॉल। डेटॉल केमिकली क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनॉल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अनदर कंपाउंड बायथायोनॉल। बायथायोनॉल जनरली ऐड होता है हमारे एंटीसेप्टिक सोप्स में। Another one is iodoform. Iodoform also shows antiseptic activities. Iodoform actually iodine liberate करता है, which has antiseptic और antimicrobial activity. Iodoform की जगह आजकल हम ज्यादा प्रेफर यूज क्या करते हैं? tincture of iodine. Tincture of iodine is nothing but 2 to 3% solution of iodine in alcohol water solution. तो वो हम tincture of iodine commonly यूज करते हैं। और इसके अलावा boric acid also acts as an antiseptic and it is used for very delicate tissues such as the eyes. Eyes में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीसेप्टिक क्लीनिंग के लिए बोरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करते हैं। The third category we can say of antimicrobial drugs is disinfectants. Disinfectants also they kill the microbes, but they can be used only on the non-living surfaces, inanimate objects we can say. Non-living surface का most common example है ऑपरेशन थिएटर्स, हॉस्पिटल्स में। वहाँ जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इवन द फ्लोर, द वॉल्स ऑफ द ऑपरेशन थिएटर हैव टू बी परफेक्टली स्टेरिलाइज्ड सो दैट जब ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन उसको नहीं हो पाए। तो इसके लिए जो यूज करते हैं कॉमनली 1% फिनॉल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, 0.2 to 0.4 ppm solution of chlorine in water that can also act as a disinfectant, and sulfur dioxide in low concentrations also act as disinfectant. Disinfectants actually क्या होता है? ये कंपाउंड जनरली थोड़ा सा हायर कंसंट्रेशन में होते हैं। इन्हीं का थोड़ा सा लोअर कंसंट्रेशन ले हम तो उसी कंपाउंड को हम एंटीसेप्टिक की तरह लिविंग टिश्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फिनॉल। फिनॉल 1% है, तब तो हम केवल उसे नॉन लिविंग सर्फेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट, बट इफ वी डाइल्यूट इट एंड मेक अ 0.2% solution of phenol, this can be used as an antiseptic also. This completes our antimicrobial drugs. The last category of drugs which we have to read is anti-fertility drugs. As the name suggests, they are used in the birth control pills. बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होते हैं। जनरली ये डेरिवेटिव्स होते हैं, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ द हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। इसमें नॉरएसिंड्रोन इज वन ऑफ द एग्जांपल, विच इज अ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव, और एस्ट्रोजन डेरिवेटिव जो इसके कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है दैट इज इथाइनाइल एस्ट्राडायोल, या हम इसे नोवेस्ट्रोल के नाम से भी जानते हैं। The next important use of chemicals is in foodstuffs. Foods में chemicals क्या क्या काम आते हैं? सबसे common चीज हम देखते हैं colors के रूप में। Whenever you go to the sweet shop, you'll find the sweets having different colors. Cake shop पे, bakery पे हम जाते हैं तो the cake, the cream icing of the cakes has different colors. ये सब color कहाँ से है? Only from the chemical compounds which impart color to the foodstuff. इसके अलावा synthetic flavors and sweeteners, sweetening agents और flavors हम use करते हैं in the foods. फ्लेवर्स फूड स्टफ की कहना चाहिए टेस्ट को एनहेंस करते हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, तो नेचुरल फ्लेवर्स के साथ साथ ये भी ऐड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऐड इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजर टू द फूड स्टफ, वी ऐड एंटीऑक्सीडेंट, वी ऐड प्रिजर्वेटिव। एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव मेनली क्या करते हैं? फूड की शेल्फ लाइफ को एनहेंस करते हैं ताकि ज्यादा टाइम तक फूड अपन प्रिजर्व कर सकें और उसे कंज्यूम कर सकें। देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो भी अपन कॉमनली यूज करते हैं, बोर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, दे आर नथिंग बट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। इसके अलावा जो प्रोटीन शेक्स वगैरह ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग यूज करते हैं, दे आर ऑल द सिंथेटिक फूड सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है, इनमें सप्लीमेंट्स जो हम प्रोटीन शेक वगैरह यूज करते हैं या बोर्नवीटा, कॉम्प्लान यूज करते हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, ये सिर्फ कलर या फ्लेवर एनहेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसमें जो मेनली कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं वो है पहला, यूज एज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स। दीज आर कंपाउंड्स, दे आर सिंथेटिक। नेचुरल शुगर इज केन शुगर, लेकिन ये कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सिंथेटिकली हम बना सकते हैं और इनका भी टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। दे आर स्वीट एंड टेस्ट। द फर्स्ट वन इन द सीरीज, 4 इंपॉर्टेंट नाम है, नाम हमें ध्यान में रहने हैं और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज भी। द फर्स्ट कंपाउंड इज एस्पर्टेन। एस्पर्टेन क्या होता है? इट इज द कंपाउंड फॉर्म बाय एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन मिथाइल एस्टर, और ये 100 टाइम्स स्वीटर होता है एज कंपेयर टू द केन शुगर। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है,
at high temperature it decomposes and loses its sweetness. तो इसे हाई कुकिंग टेम्परेचर वाले फूड स्टफ में स्वीटनिंग एजेंट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं. फिर कहाँ यूज करते हैं? आइदर इन द कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा, कोल्ड फूड स्टफ में. द नेक्स्ट कंपाउंड इज सैकरीन. सैकरीन सबसे पहला डिस्कवर होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हम कह सकते हैं. ये 550 टाइम्स स्वीटर देन केन शुगर होता है. इट इज नथिंग बट ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड. थैलिमाइड होता है. थैलिमाइड का एक CO हटाकर उसकी जगह SO2 ग्रुप लगा हुआ है. तो दिस इज व्हाट सैकरीन इज. सैकरीन बॉडी में बिल्कुल भी मेटाबोलाइज नहीं होता है. जिस फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, खाते वक्त टेस्ट स्वीट लगेगा, लेकिन बॉडी में मेटाबोलाइज ही नहीं होगा. इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट एज सच विद द यूरिन. डायबिटिक्स, जो पेशेंट्स डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, वो इसे मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं. एक्चुअली क्या है, नेचुरल शुगर अगर कंज्यूम करेंगे डायबिटिक्स, तो दैट विल बी मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी एंड द शुगर कंटेंट इन द ब्लड विल राइज. तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसलिए नेचुरल शुगर ना यूज करके सैकरीन यूज करते हैं. बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा. द नेक्स्ट कंपाउंड इज सुक्रालोज. सुक्रालोज इज नथिंग बट द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज. ये 600 टाइम्स स्वीटर होता है एज कंपेयर टू द केन शुगर. हाई कुकिंग टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है ये, और ये भी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता. एज अ रिजल्ट कैलोरी भी नहीं ऐड करता. तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स मोस्टली कहाँ यूज होते हैं? या तो डायबिटीज सफरिंग पेशेंट्स यूज करते हैं, या फिर दोज हु वांट टू रेगुलेट द कैलोरी इनटेक, वो लोग भी नेचुरल शुगर की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज करते हैं. द लास्ट वन इज एलिटेम. एलिटेम इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन द केन शुगर. क्योंकि इसकी स्वीटनेस बहुत ज्यादा है, इसका अमाउंट हमें बहुत ही रेगुलेटेड अमाउंट में यूज करना पड़ता है. थोड़ा सा भी एलिटेम ज्यादा हुआ तो स्वीटनेस इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसे खा नहीं सकते, टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा. थोड़ा सा भी एलिटेम कम होगा तो स्वीटनेस आएगी नहीं, लगेगा ही नहीं कि मीठा हुआ है. तो इसलिए हमेशा इसे ऐड कैसे करना पड़ता है? एक्यूरेटली मेजर्ड क्वांटिटीज में. डोमेस्टिक यूज में वो पॉसिबल नहीं है, बट यस इंडस्ट्रियल यूज में वो फिर भी फिजिबल होता है. ये तो हो गया स्वीटनिंग एजेंट. चारों इंपॉर्टेंट है. नेम्स एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वी हैव टू रिमेंबर. द नेक्स्ट इज यूज ऑफ केमिकल्स एज फूड प्रिजर्वेटिव. फूड प्रिजर्वेटिव सिंपली टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ वी यूज. सबसे कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव जो हम घरों में हर घर में लगभग मिल जाता है करीब करीब, दैट इज ऑयल. इन द पिकल्स वी यूज, फूड स्टफ जो है उसके ऊपर ऑयल की लेयर फ्लोट करती है, सो दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ और द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज प्रिवेंटेड. तो फूड प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं टू एनहांस द शेल्फ लाइफ, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑन द फूड स्टफ. दूसरे कॉमन एग्जाम्पल है टेबल सॉल्ट. दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव. शुगर, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव. इसके अलावा केमिकल कंपाउंड सोडियम बेंजोएट भी यूज होता है एज प्रिजर्वेटिव, बट सोडियम एंड बेंजोएट का अमाउंट रेगुलेटेड यूज करना होता है. व्हाई? बिकॉज इट इज मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, सो वी कैन नॉट यूज एक्सेस ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम इट, salts of sorbic acid and propanoic acid also act as food preservatives. प्रिजर्वेटिव के अलावा फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी. एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली हम सैक्रिफिशियल कंपाउंड्स कह सकते हैं. ये कंपाउंड्स ऑक्सीजन से ज्यादा रेडिली रिएक्ट करते हैं. तो इफ एनी ऑक्सीजन कम्स इन कॉन्टैक्ट, ये कंपाउंड खुद रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से. फूड स्टफ का ऑक्सीजन से इंटरेक्शन नहीं होने देंगे, प्रिवेंट करेंगे. एज अ रिजल्ट फूड विल रिमेन एडिबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. कॉमन एंटीऑक्सीडेंट दो है, BHT एंड BHA. BHT फुल फॉर्म इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन. BHA इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. नेक्स्ट कम टू द यूज ऑफ केमिकल्स एज क्लेंजिंग एजेंट्स. क्लेंजिंग एजेंट्स हम घरों में यूज करते हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स. दे आर नथिंग बट केमिकल कंपाउंड्स. अब पहले अपन डिस्कस करेंगे इसमें सोप्स. सोप्स क्या है? वो भी डिटर्जेंट्स ही हैं, बट दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स. वी कैन से नेचुरल कंपाउंड्स, नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस से हम इन्हें डिराइव करते हैं. केमिकली सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स. हायर फैटी एसिड्स यानी लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग जो होते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन कंटेनिंग एसिड, दे आर द हायर फैटी एसिड सच एज योर स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड, लिनोलिक एसिड एक्सेट्रा. इनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स को हम सोप्स कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सोप की बहुत इजी है. वी मेक यूज ऑफ, वी स्टार्ट ऑफ विद द ग्लिसराइल एस्टर ऑफ द स्टेरिक एसिड. वन ऑफ द एग्जांपल्स वी हैव टेकन. किसी भी कंपाउंड का ग्लिसराइल एस्टर हम ले सकते हैं. स्टेरिक एसिड इज C17H35COH.
उसका ग्लिसराइल एस्टर ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? फैट से हमें मिल जाता है। फैटी सब्सटेंसेस से ये ग्लिसराइल एस्टर स्टीयरिक एसिड का जो मिलता है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं विद बेस, NaOH या KOH यूज कर सकते हैं। इफ वी मेक यूज ऑफ NaOH तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? वी विल गेट C17H35COONa। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टीयरिक एसिड। वी ऑल्सो कॉल इट एज द सोडियम सोप। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वाटर में रेडिली डिसॉल्व होता है और इसका ये जो बड़ा एनायनिक पार्ट है C17H35CO नेगेटिव आयन, दिस विल एक्ट शो द क्लेंजिंग एक्शन एक्चुअली। इसके साथ बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? CH2OH, CHOH, CH2OH। ग्लिसरॉल इज रिमूव्ड एज द बाय प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर इसी तरह से किया जाता है। फैट्स लिए जाते हैं, उनको NaOH के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है। एज अ रिजल्ट कोलॉइड के फॉर्म में ये बनता है सोडियम स्टीयरेट, और इसको प्रेसिपिटेट कराने के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं सो दैट द सोप गेट्स प्रेसिपिटेटेड, और जो लिक्विड पीछे बचता है उसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल। इसको हम इजीली वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सोडियम सॉल्ट, सोडियम सोप किस तरह से बन रहा है। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। सोडियम सॉल्ट, ये भी सोप्स हैं, पोटेशियम सॉल्ट भी सोप हैं। पोटेशियम सॉल्ट को जनरली हम बेडिंग सोप्स में यूज करते हैं बिकॉज दे आर सॉफ्टर ऑन आवर स्किन। सोडियम सोप्स आर रिलेटिवली हार्शर, तो उनको हम लॉन्ड्री सोप वगैरह में प्रेफर करते हैं यूज करना। अब ये जो सोप्स हैं, हार्ड वाटर में हम इनको क्लेंजिंग एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं पहले ये समझेंगे। हार्ड वाटर इज द वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से Ca2+ या Mg2+ आयन उसमें प्रेजेंट रहते हैं। हार्ड वाटर में जैसे ही हम सोप ऐड करते हैं तो क्या होता है? सोप C17H35CONa, इट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम आयंस एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम स्टीयरेट। कैल्शियम स्टीयरेट को हम कैल्शियम सोप भी कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? दिस रिमेन्स इनसोल्यूबल इन वाटर एंड इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्टिकी प्रेसिपिटेट कॉल्ड एज स्कम। तो जब हम क्लोथ्स क्लीन करते हैं विद द सोप इन हार्ड वाटर, तो सोप इमीडिएटली कैल्शियम आयंस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सोप में कन्वर्ट हो जाता है। सोडियम या पोटेशियम सोप जो भी आपका, दैट विल चेंज टू द कैल्शियम सोप। ये स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाएगा और वो प्रेसिपिटेट हमारे क्लोथ्स पे इट विल गेट एडियर टू इट। That is why soaps cannot show the cleansing action in hard water. अब हार्ड वाटर में सोप्स क्लेंजिंग एक्शन शो नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी मेक यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटर्जेंट, हम सोप्स के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा था पामिटिक एसिड का सॉल्ट, तो सोडियम पामिटेट C15H31COONa, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम सोप। सोडियम ओलिएट, ओलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है C17H32COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। These are few more examples of the soaps that we use commonly. सोप्स हम यूज करते हैं तो उनमें कई तरह के एडिटिव्स भी यूज किए जाते हैं। कॉमन एडिटिव्स जो हम देखते हैं, कलर्स ऐड करते हैं, डिफरेंट कलर के बेडिंग सोप्स वी आर यूजिंग, द क्लीनिंग सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स, तो कलरिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं, फ्रेग्रेंसेस हम ऐड करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सिग्निफिकेंस वाले ऐड किए जाते हैं। एक तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बायथायोनॉल ऐड करते हैं हम एंटीसेप्टिक सोप्स में, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी उसमें प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा हम कॉमनली ऐड करते हैं ग्लिसरॉल, कहाँ पे? शेविंग सोप्स में, बिकॉज इट प्रिवेंट्स रैपिड ड्राइंग। इसके अलावा हम एक कंपाउंड ऐड करते हैं सोडियम रोजिनेट। सोडियम रोजिनेट क्या करता है? ये लैदरिंग एक्शन ऑफ द सोप को एनहांस करता है, तो लादर अगर ज्यादा फॉर्म करना है तो सोडियम रोजिनेट इज एडेड फॉर दैट। इसके अलावा सैंड मिट्टी पाउडर्ड फॉर्म में फाइनली डिवाइडेड, या फिर प्यूमिस स्टोन्स का फाइनली पाउडर्ड फॉर्म भी ऐड किया जाता है। ये क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज दे प्रोवाइड द एब्रेसिव एक्शन। तो जनरली जो हमारे डिश वॉशिंग सोप्स होते हैं उनमें हमें एब्रेसिव एक्शन चाहिए ताकि एडियर्ड फूड पार्टिकल्स को इजीली रिमूव करा जा सके, तो हम ये ऐड करते हैं। एंड अनदर एडिटिव इज सोडियम कार्बोनेट और ट्राइसोडियम फॉस्फेट। ये बिल्डर्स की तरह एक्ट करते हैं, दे मेक द सोप एक्ट मोर रैपिडली। तो ये कुछ कॉमन एडिटिव्स हैं जो अक्सर इनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमें ध्यान में होने चाहिए। अब हमने अभी भी बात की थी कि हार्ड वाटर में सोप का क्लींजिंग एक्शन हो ही नहीं पाता है क्योंकि इनसोल्यूबल कैल्शियम सोप बन जाता है।
जो कि स्टिकी वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उन सोप्स को विद सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक, दे आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स मेड बाय अस in the industries, or we can say laboratories. So synthetic detergents, they can form the lather in both hard water as well as soft water. किसी भी तरह के वाटर में क्लेंजिंग एक्शन शो करते हैं। इनके एग्जांपल्स हम क्लासिफिकेशन के साथ ही पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स की, एनायनिक डिटर्जेंट्स। एनायनिक डिटर्जेंट्स वो जिनमें क्लेंजिंग एक्शन शो करने वाला पार्ट एनायनिक होता है। इसके कॉमन एग्जांपल है, पहला सोडियम लोराइल सल्फेट। सोडियम लोराइल सल्फेट CH3 CH2 10 CH2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कैटायन विल बी Na पॉजिटिव एंड दिस लार्ज एनायन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस एनायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लेंजिंग एक्शन। इसके अलावा सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम 2 डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट में भी ये पूरा जो लार्ज एनायनिक पार्ट है, दिस विल शो द क्लेंजिंग एक्शन। ये डोमेस्टिक यूज में एनायनिक डिटर्जेंट्स हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो एडेड टू द टूथपेस्ट दैट वी यूज। The next category of synthetic detergents is cationic detergents. Cationic detergents में cationic part of the compound is responsible for the cleansing action. Example है इसका cetyl trimethyl ammonium bromide. ये anionic part है, ये cationic part है. This cationic part is mainly responsible for the cleansing activity. ये जो डिटर्जेंट्स हैं थोड़ा कम यूज होते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव हैं एंड दे पोजेस जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी इज द नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। इनमें कोई आयनिक पार्ट्स नहीं होते, कैटायनिक एनायनिक पार्ट्स नहीं होते। इसका एग्जांपल ये कंपाउंड है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टीयरिक एसिड रिएक्ट्स विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो उनसे ये बड़ा सा मॉलिक्यूल जो बनता है, दिस इज योर नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स आर जनरली यूज्ड इन द डिश वॉशिंग लिक्विड्स। So this completes our chemicals and cleaning